हेलो एवरीवन, आई एम सुनील दांगी, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर द नीट एंड बोर्ड एग्जामिनेशन, और चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एक बेसिक चैप्टर है क्योंकि इसी चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की कॉमन मेथड का, जिसके बेस पर आप लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सो देखिए, आज के लेक्चर में जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं नीट के लिए, पहला है इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, लाइफ स्पेन एंड फंडामेंटल फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इन सभी टॉपिक को अभी हम कवर करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो देखिए, बेसिकली हम देखें ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म रिमेन अलाइव ऑन अर्थ फॉर ए लिमिटेड पीरियड। तो देखिए, यहाँ पर हमने क्या कहा, अलाइव फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, ग्रोस ओल्ड देन डाई। तो कहने का मतलब हुआ कि बेसिकली हम देखें अर्थ सरफेस पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। जब इन ऑर्गेनिजम्स का बर्थ होती है तो बर्थ के बाद इन ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होगी, और ग्रोथ के बाद ये धीरे धीरे ओल्ड हो जाते हैं, और ओल्ड के बाद अल्टीमेटली इन ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। सो इट मीन्स अर्थ सरफेस पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए प्रेजेंट होते हैं, और अल्टीमेटली फिर उन ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है। क्योंकि कई जगह और कई बार आप लोगों ने ये बात सुनी होगी, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स की बर्थ होती है अल्टीमेटली दे हैव टू डाई। सो देखिए, फिर भी हम इसमें आगे डिस्कशन करते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस हार्श रियलिटी, वास्ट number of plant and animal species have existed on earth for a several thousand year. So जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इन ऑर्गेनिजम्स की अल्टीमेटली डेथ हो रही है। फिर भी यहाँ पर एक रियलिटी हमारे सामने आती है, कई सालों से, सेवरल थाउजेंड ईयर से लेकर आज तक यहाँ पर कई प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ आज भी अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि यदि हम देखें सेवरल थाउजेंड ईयर्स, कई हजार वर्ष पहले से हम देखें तो अर्थ सरफेस पर प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज़ प्रेजेंट थी, और आज भी ये प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज़ अर्थ पर प्रेजेंट है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों आखिर ये पहले प्रेजेंट थी और आज भी प्रेजेंट है? तो इसका आंसर है क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म जो आज अर्थ सरफेस पर प्रेजेंट है, इनकी लाइफ स्पेन तो फिक्स्ड है, लेकिन ये क्या दर्शाते हैं, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस दर्शाते हैं, और हम उस बायोलॉजिकल प्रोसेस को नाम से जानते हैं रिप्रोडक्शन। क्योंकि रिप्रोडक्शंस के कारण ही ऑर्गेनिज्म अपने आप को अर्थ सरफेस पर मेंटेन करते हैं। अब हम समझते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को। देखिए, जब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में स्पेशली दो वर्ड हैं, फर्स्ट री और दूसरा हम देखते हैं प्रोडक्शन। तो देखिए, री मीन्स द अगेन, तो प्रोडक्शंस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो री मीन्स द अगेन, और यहाँ पर हमने कहा प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। तो जब भी हम रिप्रोडक्शन को समझते हैं, रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पर हम देखें रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस विच अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। तो देखिए, हमने यहाँ पर बताया कि जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है, इसमें स्पेशली पहले से जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, ये पहले से प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन दर्शाएगा, जिसके कारण न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि पहले से क्या है, एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। इस एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म में प्रोसेस होगी, और हम उस प्रोसेस को नाम से जानते हैं
रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, और इस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के कारण ये एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन करेगा न्यू ऑर्गेनिजम्स का। तो रिप्रोडक्शन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और इस बायोलॉजिकल प्रोसेस के कारण एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो रहा है। जब भी हम देखते हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हम देखें, दिस इज़ द मोस्ट फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज़। किसी भी स्पीसीज़ के सर्वाइवल के लिए यदि कोई प्रोसेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शंस के कारण ही न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन होता है। जैसे सपोज़ हम एग्जांपल लें, आज हम प्रेजेंट हैं, हम कहाँ से आए? हमारे पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स कहाँ से आए? ग्रैंड पेरेंट्स है। ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ से आए? उनके पेरेंट्स है। क्या आज हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पेरेंट्स भी इस अर्थ पर प्रेजेंट है? तो नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जिस भी ऑर्गेनिजम्स की बर्थ होती है उस ऑर्गेनिजम्स की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इसीलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है ताकि अर्थ सरफेस पर लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर सकें। हम ऑलरेडी लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में आप लोगों से डिस्कशन कर चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप लोगों को याद हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जब हमने कैरेक्टर की बात की थी, उनमें से सबसे पहला जो कैरेक्टर था दैट वाज द ग्रोथ। फिर हमने देखा था ग्रोथ के बाद सेकंड जो कैरेक्टर है, दैट सेकंड कैरेक्टर इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। फिर हम देखें रिप्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर देखें तो थर्ड वन इज़ द मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म्स के बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर यहाँ पर रहेगा मेटाबॉलिज्म्स के बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फिर हम देखें नेक्स्ट जो कैरेक्टर था, फिफ्थ कैरेक्टर कॉन्शियसनेस। तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर हैं। इन्हीं में से हमने यहाँ पर क्या बताया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल एट्रीब्यूट इज़ द रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन एक फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स है। तो जो हमने अभी बात की है, अब हम आगे समझते हैं आखिर लाइफ स्पेन क्या है। तो देखिए लाइफ स्पेन को हम डिफाइन करेंगे, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड द लाइफ स्पेन। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बर्थ टू नेचुरल डेथ। लाइफ स्पेन क्या है? तो लाइफ स्पेन इज़ द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक के टाइम पीरियड को हम लाइफ स्पेन कहते हैं। अब सपोज़ कोई एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, सपोज़ हमने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिया ह्यूमंस बींग्स का। जैसे ही हमने यहाँ पर ह्यूमंस बींग्स का एग्ज़ाम्पल लिया तो ह्यूमंस बींग्स की लाइफ स्पेन कितनी होती है? तो हम जानते हैं लगभग 60 to 70 ईयर्स। मोस्ट कॉमनली हमने एग्जांपल लिया ह्यूमंस बींग्स की लाइफ स्पेन 60 to 70 ईयर। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 80 ईयर्स के व्यक्ति नहीं हो सकते। मोस्ट एवरेज लाइफ जो है 60 to 70 ईयर है। अब किसी बच्चे का जन्म हुआ और वो 2 या 3 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ह्यूमन की लाइफ स्पेन 2 से 3 दिन हो गई। एवरेज निकाली जाती है, तो वो एवरेज ह्यूमन की लाइफ स्पेन कितनी होती है? 60 to 70 ईयर होती है। अब हम देखें जो लाइफ स्पेन है, ये लाइफ स्पेन इज़ द स्पेसिफिक ट्रेट ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म। ईच और इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के लिए लाइफ स्पेन जो है वो एक स्पेसिफिक ट्रेट है, स्पेसिफिक फीचर है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिजम्स की एक पर्टिकुलर लाइफ स्पेन होती है। अब हमने कहा सभी ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पेन सिमिलर नहीं हो सकती है। लाइफ स्पेन वेरीज फ्रॉम फ्यू डेज टू सेवरल थाउजेंड ईयर। तो यहाँ पर हमने कहा लाइफ स्पेन जो है वो क्या हो सकती है? वेरी करती है, अलग अलग होती है। अब ये लाइफ स्पेन क्या हो सकती है? फ्यू डेज से सेवरल थाउजेंड ईयर्स तक भी जा सकती है। जैसे एज ए एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम लें
जैसे सपोज़ हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिया किसको, फ्रूट फ्लाई। अब फ्रूट फ्लाई की लाइफ स्पेन लगभग क्या होती है, 2 वीक्स। 2 वीक्स मतलब क्या हो गया, दे सर्वाइव ओनली फ्यू डेज। अब हम देखें सेवरल थाउजेंड ईयर, कई सालों तक जिंदा रहता है। अब हम यहाँ पर प्लांट में से एग्जांपल ले सकते हैं, पीपल ट्री जो कि लगभग 2000 से लेकर 2500 ईयर्स तक भी सर्वाइव करता है। तो हमने यहाँ पर क्या बताया कि जो लाइफ स्पेन है, ये लाइफ स्पेन वेरी करता है, अलग अलग होती है। ये फ्यू डेज से लेकर सेवरल थाउजेंड ईयर तक भी हो सकती है। तो नाउ वी हैव टू फर्दर डिस्कस, लाइफ स्पेन आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो देखिए यहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि जनरली हम देखें यदि कोई 2 ऑर्गेनिज्म है, यदि उन 2 ऑर्गेनिजम्स का साइज़ सिमिलर है तो क्या उनकी लाइफ स्पेन भी सिमिलर होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं आलमोस्ट इक्वल साइज़ के ऑर्गेनिजम्स के। तो हमने यहाँ पर लिखा आलमोस्ट इक्वल साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिया, पहला एग्जाम्पल हमने लिया क्रो और दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया पैरट। तो देखिए यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल होगा क्रो का और दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है किसका, पैरट का। जब आप इनको देखेंगे तो दोनों का साइज़ मतलब लगभग समान है, आलमोस्ट इक्वल साइज़ के हैं। अब जब इक्वल साइज़ के हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इनकी लाइफ स्पेन भी इक्वल होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लाइफ स्पेन का साइज़ और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि लाइफ स्पेन मल्टीपल फैक्टर पर डिपेंड करती है। उनमें से सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जेनेटिक फैक्टर, क्योंकि हर एक स्पीसीज़ का एक स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके अकॉर्डिंग उनकी लाइफ स्पेन डिसाइड होती है। क्रो की लाइफ स्पेन होती है 15 ईयर्स, जबकि पैरट की लाइफ स्पेन होती है 140 ईयर। देखिए दोनों का साइज़ देखने में बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन लाइफ स्पेन में यहाँ पर ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सिमिलरली हम एक और एग्जांपल लेते हैं मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री का। अब हमने कहा मैंगो ट्री सर्वाइव करता है जिसकी लाइफ स्पेन होती है लगभग 200 ईयर, और जबकि पीपल ट्री की लगभग 2000 से 2500 ईयर तक सर्वाइव करता है। तो इस तरीके से कि जो 2 एक समान दिखने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनकी भी लाइफ स्पेन बिल्कुल सिमिलर नहीं होती है, क्योंकि लाइफ स्पेन साइज और कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेशनशिप नहीं दर्शाती है। नाउ वी हैव टू फर्दर डिस्कस, वट एवर द लाइफ स्पेन द डेथ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज श्योर, विच मीन्स नो इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर एवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट के लिए आपको याद रखना है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी ऑर्गेनिजम्स की एक स्पेसिफिक लाइफ स्पेन है। सो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन ऑर्गेनिजम्स की डेथ जो है बिल्कुल क्या है, श्योर है, मतलब उन ऑर्गेनिजम्स की अल्टीमेटली डेथ हो ही जाना है। इस अर्थ सरफेस पर ऐसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं जो हमेशा हमेशा के लिए मतलब अमर हो, इमोर्टल है। अल्टीमेटली सभी ऑर्गेनिजम्स की डेथ होना निश्चित है। सिर्फ हम इस बात में किसको इंक्लूड नहीं करते हैं, एक्सेप्ट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स द हम इनमें सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम मानते हैं क्या, इमोर्टल। इमोर्टल मीन्स वो अमर है, उनकी डेथ नहीं होती है। अब हम समझते हैं आखिर हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए इमोर्टल टर्म यूज़ क्यों किया। अब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के कुछ एग्जाम्पल देखें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से किंगडम में आते हैं, तो मोस्ट कॉमनली मोनेरा और प्रोटिस्टा में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल है लाइक एज द बैक्टीरिया जो कि मोनेरा किंगडम से लिया गया है, और हम देखें अमीबा जो कि प्रोटिस्टा किंगडम से हमने एग्जाम्पल लेकर समझा। तो हमने क्यों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इमोर्टल कहा, जैसे सपोज यहाँ पर ये एक बैक्टीरिया है, सपोज हमने यहाँ पर क्या कह दिया,
एक यहाँ पर ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया में जब प्रोसेस होगी रिप्रोडक्शन की, तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ द बाइनरी फिजन। तो ये स्पेशली क्या दर्शाता है, बाइनरी फिजन होता है, और बाइनरी फिजन के कारण ये बैक्टीरिया 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल्स का यहाँ पर क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में जब सेल डिवीज़न हुआ और उस सेल डिवीज़न के कारण स्पेशली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के कारण वो डिवाइड हो गया 2 डॉटर सेल में। अब इस बैक्टीरिया का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं बचा जिसकी डेथ हो सके, तो इसीलिए हम बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इमॉर्टल मानते हैं, क्योंकि इनमें रिप्रोडक्शंस के बाद नो पार्ट इज़ लेफ्ट टू डाई, क्योंकि इनमें आफ्टर रिप्रोडक्शन नो पार्ट लेफ्ट टू डाई। तो यहाँ हमने कहा नो पार्ट लेफ्ट टू डाई, इनका ऐसा कोई भी भाग या पार्ट नहीं बचता है जिस पार्ट की अल्टीमेटली डेथ हो सके। इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, इमॉर्टल कहते हैं। अब हम फर्दर डिस्कशन करते हैं, जो कि एनसीईआरटी में कुछ ऑर्गेनिजम्स के डायग्राम दिए गए हैं और उनकी लाइफ स्पेन हमसे पूछी गई है। जैसे हम देखें एलिफेंट, तो एलिफेंट की जो लाइफ स्पेन होती है वो होती है 60 to 90 ईयर्स। अब हम देखें यहाँ पर रोज़ सर्वाइव करता है लगभग 5 to 7 ईयर्स। अब हम देखें डॉग की लाइफ स्पेन लगभग होती है 25 to 30 ईयर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 25 to 30 ईयर। बटरफ्लाई 1 से 2 वीक। क्रो ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं 15 ईयर। बनाना ट्री जो कि लगभग सरवाइव करता है 25 ईयर। अब हम देखें काऊ 25 ईयर के लगभग सरवाइव करती हैं। तो अब हमने कहा काऊ जो कि सरवाइव करते हैं 20 to 25 ईयर्स। फिर हम देखें क्रोकोडाइल ऑलरेडी गिवन इन एनसीईआरटी 60 ईयर्स। हॉर्स के बारे में डिस्कशन करें तो इसकी लाइफ स्पेन होती है लगभग 60 ईयर्स। फिर हम देखें फ्रूट फ्लाई, तो फ्रूट फ्लाई की जो लगभग लाइफ स्पेन है दैट इज़ द 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक सरवाइव करते हैं। राइस प्लांट 3 to 4 मंथ, ईयर नहीं, यहाँ पर हमने क्या कहा 3 to 4 मंथ। टॉर्टोइस 100 to 150 ईयर। जबकि बनियान ट्री की हम बात करें तो लगभग बनियान ट्री सरवाइव करता है 200 to 250 ईयर्स तक सरवाइव करता है। तो इस तरीके से जो एनसीईआरटी में पूछा गया है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, आखिर इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पेन कितनी होती है। तो एलिफेंट 60 to 90 ईयर, रोज़ 5 to 7 ईयर, डॉग 25 to 30 ईयर, बटरफ्लाई 1 से 2 वीक, क्रो 15 ईयर, बनाना ट्री 25 ईयर, काऊ 20 to 25 ईयर, पैरट 140 ईयर, क्रोकोडाइल 60 ईयर, हॉर्स 60 ईयर, फ्रूट फ्लाई 2 वीक, राइस प्लांट 3 to 4 मंथ, टॉर्टोइस 100 to 150 ईयर, बनियान ट्री 200 to 250 ईयर। अब हम समझते हैं इसी में नेक्स्ट टॉपिक फंडामेंटल फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं फंडामेंटल फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखिए जब भी हम देखते हैं फंडामेंटल फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के जो फंडामेंटल फीचर हैं मेनली 3 फीचर के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला कहलाता है सेल डिवीज़न, दूसरा हम कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ सेलुलर एपरेटस, और थर्ड जो फंडामेंटल फीचर है फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। 1 by 1 हमें इन तीनों फंडामेंटल फीचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो बेसिक फीचर हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं जिसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कशन करना है वो है सेल डिवीज़न। तो देखिए सेल डिवीज़न क्या है, अ की इवेंट विच अकर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज़ द सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न में क्या होगा, बेसिकली हम देखें जो एक सेल प्रेजेंट है ये सेल क्या होगी, डिवाइड होगी और डिवाइड होकर फॉर्मेशन करेगी 2 सेल का।
तो सेल डिवीज़न एक बेसिक फीचर है रिप्रोडक्शन का, और ऑलरेडी सेल डिवीज़न के बारे में 11th क्लास में आप लोगों से डिस्कशन हो चुका है। सेल डिवीज़न मेनली 2 टाइप का होता है। पहला माइटोसिस, जबकि हम सेकंड देखें तो सेकंड वन इज कॉल्ड द मियोसिस। अब देखिए माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस इज कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीज़न, जबकि मियोसिस इज कॉल्ड द रिडक्शन डिवीज़न। अब इक्वेशनल डिवीज़न से कहने का मतलब हुआ, सपोज पेरेंट सेल क्या थी, डिप्लॉइड थी, और उसमें क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, तो माइटोसिस के कारण जो डॉटर सेल बनेगी दैट विल बी आल्सो 2n, मतलब डिप्लॉइड ही रहेगी। सपोज़ यहाँ पर मियोसिस की बात करें तो यहाँ पर जो पेरेंट सेल थी वो डिप्लॉइड थी। अब इसमें मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीज़न होगा, तो वो डिप्लॉइड से क्या हो जाएगी, हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगी। ऑलरेडी आप लोगों से 11th क्लास में माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीज़न के बारे में डिस्कशन हो चुका है। तो पहला फीचर हमने यहाँ पर क्या बताया, सेल डिवीज़न, और इस सेल डिवीज़न में माइटोसिस और मियोसिस को इंक्लूड करते हैं। माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न, मतलब जिसमें हम देखें यदि पेरेंट सेल डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल्स भी क्या रहेगी, डिप्लॉइड ही बनेगी। जबकि मियोसिस में यदि पेरेंट सेल डिप्लॉइड है तो यहाँ पर जो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा वो डॉटर सेल्स क्या रहेगी, हैप्लॉइड रहेगी। सेकेंड फंडामेंटल फीचर है डुप्लीकेशन ऑफ सेलुलर एपरेटस। सेलुलर एपरेटस का डुप्लीकेशन होगा। बिफोर द सेल डिवीज़न ऑल द सेलुलर एपरेटस मस्ट बी duplicated so that cellular material present in parent cell can be equally distributed among the 2 daughter cell। so यहाँ पर हमने क्या कहा, जब भी सेल डिवीज़न होना है तो सेल डिवीज़न से पहले उनके अंदर जो प्रेजेंट है सेलुलर एपरेटस, या फिर हम इनको कहेंगे सेलुलर मटेरियल। अब इन सेलुलर मटेरियल का क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। अब ये सेलुलर मटेरियल क्या हो सकते हैं, एज ए एग्जांपल हम देखें डीएनए हो सकता है जिसका डुप्लीकेशन होगा, ये सेलुलर मटेरियल आरएनए हो सकते हैं, ये सेलुलर मटेरियल प्रोटीन्स हो सकते हैं, और प्रोटीन के अलावा दीज सेलुलर मटेरियल में भी एनी बायोमोलिक्यूल्स। तो इन सब का डुप्लीकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि जब ये डुप्लीकेट होंगे तभी इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होकर डॉटर सेल्स में पहुंचेंगे। साथ में डुप्लीकेशन ऑफ सेलुलर एपरेटस में रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स का भी रेप्लिकेशन होगा इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो यहाँ पर ये हमने सेकंड फीचर देखा, डुप्लीकेशन ऑफ सेलुलर एपरेटस। नेक्स्ट फीचर के बारे में हम बात करें, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर कहा फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, एक यहाँ पर रिप्रोडक्टिव यूनिट बनेगी। अब ये रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या हो सकती है, या तो स्पेशलाइज रहेगी या फिर हमने कहा नॉन स्पेशलाइज रहेगी। स्पेशलाइज यूनिट से कहने का मतलब हुआ, सपोज हम फ्लोवरिंग प्लांट का एग्जांपल लेते हैं, एंजियोस्पर्म्स का एग्जांपल लेते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स में हम देखें स्टामेन्स। अब स्टामेन्स को हम क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो ये क्या हो गई, स्पेशलाइज यूनिट हो गई। और साथ में हम देखें, हम स्टामेन्स के अलावा हम यदि बात करें किसके बारे में, पिस्टिल का, या फिर हम उसे कहते हैं कार्पेल, और कार्पेल इज कॉल्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो इसको हम कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो इस तरीके से स्पेशलाइज यूनिट का भी फॉर्मेशन होता है, और जब ये स्पेशलाइज यूनिट बनती है तो फिर इन स्पेशलाइज यूनिट से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। अब हमने कहा रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या हो सकती है, नॉन स्पेशलाइज्ड। नॉन स्पेशलाइज्ड मतलब यहाँ पर कोई स्पेशल यूनिट का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब स्पेशल यूनिट का फॉर्मेशन नहीं होगा दैट्स मीन्स यहाँ पर हम देखें ऑर्गेनिजम्स में जो होल बॉडी है वो होल बॉडी रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर लें तो बैक्टीरिया, तो क्योंकि बैक्टीरिया में जब बाइनरी फिजन होगा तो बाइनरी फिजन के समय कोई स्पेशलाइज यूनिट नहीं बनेगी। जो बैक्टीरिया की होल बॉडी है, इसी होल बॉडी रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरह फंक्शन परफॉर्म करती है, जिसके कारण बैक्टीरिया सेल 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अनदर टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन।
तो देखिए अभी तक हम लोग रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन डिवाइडेड इनटू द टू टाइप, हम इनको स्पेशली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि सेकंड हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्वेश्चन उठता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या है, या इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल से कहने का मतलब है जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस रहेगा, हेयर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ओनली सिंगल पेरेंट्स, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हम देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कैन बी यूनिपेरेंटल एंड बायपेरेंटल। अब हम देखें यूनिपेरेंटल और बायपेरेंटल में मोस्टली कॉमन कौन सा है, तो आप लोगों को याद रखना है बायपेरेंटल इज़ द मोस्ट कॉमन इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बायपेरेंटल मीन्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टू पेरेंट्स। अब हमने कहा टू पेरेंट्स से कहने का मतलब है एक जो पेरेंट्स रहेगा दैट इज़ द मेल, जबकि दूसरा पेरेंट्स क्या रहेगा फीमेल। मेल पेरेंट्स में मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, जबकि हम देखें फीमेल पेरेंट्स में फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस हम देखें जिसके बेस पर हम एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को डिफाइन करते हैं, दैट इज़ द गैमेटिक फ्यूज़न। गैमेटिक फ्यूज़न होता क्या है, जैसे सपोज दिस इज़ द मेल गैमेट्स और दिस इज़ द फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये मेल गैमेट्स है और ये फीमेल गैमेट्स है। ये मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का मिल जब एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगे तो फ्यूज्ड होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द जायगोट। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो गैमेटिक फ्यूज़न है, ये गैमेटिक फ्यूज़न क्या रहेगा एब्सेंट रहेगा। गैमेटिक फ्यूज़न इज़ द एब्सेंट, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गैमेटिक फ्यूज़न इज़ प्रेजेंट। सो यही मेन आपको याद रखना है डेफिनेशन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस में गैमेटिक फ्यूज़न एब्सेंट है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस में गैमेटिक फ्यूज़न क्या होता है प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हम आगे डिस्कशन करते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल में। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर एंड देयर पेरेंट्स। सो जो एग्जैक्ट कॉपी रहेगी पेरेंट्स की, सो हम उसे नाम से जानते हैं क्लोन। और ये क्वेश्चन नीट में पूछा भी जा चुका है, आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोन प्रोडक्शन इज़ पॉसिबल, तो याद रखें क्लोनिंग सिर्फ किस में पॉसिबल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में ही पॉसिबल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में मियोसिस और सिनगेमी एब्सेंट होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में मियोसिस और सिनगेमी होगा। जब मियोसिस और सिनगेमी होगा तो उसके कारण एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्लोनिंग पॉसिबल नहीं है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है जो न्यू जनरेशन जो प्रोड्यूस होती है, या फिर आप कह दें न्यू ऑर्गेनिज्म। तो याद रखें ऑफस्प्रिंग मीन्स द न्यू जनरेशन। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट। आइडेंटिकल मीन्स द सिमिलर, नॉट आइडेंटिकल मतलब वो एक दूसरे के सिमिलर नहीं होती है। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो क्लोन है, क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब हम देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में इन्वॉल्व होता है माइटोसिस प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में मियोसिस और सिनगेमी दोनों होता है। तो अभी हम समझ चुके हैं मियोसिस मीन्स क्या होता है। सपोज़ यहाँ पर एक सेल है जिसमें वो क्या है डिप्लॉयड है, इससे फॉर्मेशन होगा पहले 2 डॉटर का, फिर इससे फाइनली फिर से 4 का, मतलब एक सेल से 4 सेल बनती है और दैट इज़ द हैप्लॉइड, तो मियोसिस। और जबकि सिनगेमी मीन्स द, हम समझें कि सिनगेमी क्या है, तो सिनगेमी में ये सपोज़ मेल गैमेट्स हैं और ये फीमेल गैमेट्स है। इन मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होगा और फ्यूज़न के कारण जायगोट बनना, दैट इज़ कॉल्ड द सिनगेमी प्रोसेस। तो यहाँ पर हमने लिख दिया फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स इज़ नोन एज द सिनगेमी।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस जो है बिल्कुल सिंपल है, क्विक मेथड है, क्विक मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे सपोज़ हम एग्जांपल लें बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरियल सेल कुछ ही घंटों में 1000 और 1000 से मिलियंस में पॉपुलेशन पहुंच जाती है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस स्लो, एलोबोरेटेड, कॉम्प्लेक्स है। अब हम एग्जांपल देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस किस में प्रेजेंट है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है सिंपल ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल है। एग्जांपल मोनेरा, मोनेरा में जैसे हम देखें मोस्ट कॉमनली हमने यहाँ पर क्या कहा बैक्टीरिया, फिर हमने कहा मोस्ट कॉमनली जैसे हम देखें प्रोटेस्टा। अब प्रोटेस्टा में जैसे कॉमनली एग्जांपल हम लें अमीवा, और जबकि फंजाई में ऑलरेडी 11th में मैं बात कर चुका हूँ फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडोमाइसिटीज़, ड्यूट्रोमाइसिटीज़। इनमें हम देखें तो ऐसे कई जो क्लास हैं इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की कंडीशन प्रेजेंट होती है। अब हम देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस स्पेशली प्रेजेंट है वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म में। अब वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म में हम मोस्ट कॉमनली एग्जांपल लें जैसे जिम्नोस्पर्म्स का लिया एग्जांपल और एंजियोस्पर्म्स का लिया। मोस्ट कॉमन हम एग्जांपल यहाँ पर और ले सकते हैं हम किसका, सपोज़ हम एग्जांपल ले रहे हैं किसका, ह्यूमंस बींग्स का, मतलब ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन की मेथड प्रेजेंट है दैट मेथड इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस तरीके से अभी हमने डिस्कशन किया एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।